Hi, my cute little learners. Welcome back to my YouTube channel. So, in the previous part, we have already covered how multiple revolutions took place from 1830 to 1848. That is the period of revolution, right? Then, in today's part, we'll cover the making of Germany, Italy, and also Britain. That is how these countries unified in a single country, right? So let's get into the video. So Germany, can the army be the architect of a nation? So it simply means कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था वो आर्मी की हेल्प से हुआ था, राइट? सो आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. So what does it means? आपने देखा होगा कि before the रेवोल्यूशनरी पीरियड दैट इज बिफोर 1848 जो दो आइडियोलॉजीज़ थी, नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म, ये दोनों ड्राइव करती थी आपकी एक रेवोल्यूशनरी फीलिंग को, ताकि आपका एक नेशन स्टेट बने, राइट? सो आफ्टर 48 दैट इज़ आफ्टर 1848 क्या हुआ कि आपकी जो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो दूर चली गई. दैट इज़ जो लोग नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी रखते थे, दैट इज़ राजा महाराजा और द रूलर्स, वो ये चीज़ चाहते थे कि अपनी पावर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो नेशनलिज्म यूज़ करने लग गए, ना कि लोगों को डेमोक्रेसी या एक रिपब्लिक कंट्री फॉर्म करने के लिए, राइट? सो when we move further, we can see that nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. दैट इज़ कि जो पावर में होते थे लोग, वो अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पॉलिटिकली डोमिनेट करने के लिए ऑल ओवर द यूरोप नेशनलिज्म को यूज़ करने लग गए, राइट? ना कि सिटीजन्स की बेनिफिट के लिए. देन फर्दर मोर, this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as a nation state. So Germany का जब यूनिफिकेशन हुआ था ड्यूरिंग 1848, तो डिफरेंट जो जर्मन नेशंस थे वो एक साथ आ गए थे, ठीक है, और उन्होंने एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई थी, ठीक है, और ये एक इनिशिएटिव था लिबरल्स का. देन फर्दर मोर, इसमें जो सबसे बढ़ चढ़ कर जिसने पार्ट लिया, जिस रीजन ने पार्ट लिया, वो था आपका प्रूशिया. बिकॉज प्रूशिया स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही पावरफुल स्टेट माना जाता है, राइट? सो जो आपके जर्मनी के चीफ मिनिस्टर थे, दैट इज़ ऑटोमन बिस्मार्क, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए. लाइक जो भी इनको नेगोशिएशंस करने होते थे या फ्रेंडशिप्स करने होते थे डिफरेंट स्टेट्स के साथ, तो वो कौन परफॉर्म करता था? वो ऑटोमन बिस्मार्क करता था, ठीक है. सो दैट इज़ वाई ऑटोमन बिस्मार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है. सो जर्मनी ने ओवर द पीरियड ऑफ 7 years 3 वॉर्स लड़े थे, ठीक है. सो प्रूशिया ने किस किस के साथ वॉर करी थी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. सो एट लास्ट जो आपका प्रूशिया है वो जीत जाता है, ठीक है. और 1871 जनवरी में आपका जो प्रूशिया का किंग था विलियम वन, उससे डिक्लेयर कर देते हैं एम्परर ऑफ एंटायर जर्मनी, ठीक है. उसे पूरे साम्राज्य क्या जर्मनी के एम्परर घोषित कर देते हैं, ठीक है. और ये हुआ था आपके वर्साइल्स में, ठीक है. सो प्रूशिया में आपका जो मिरर पैलेस था, ठीक है, जो कि आपका वर्साइल्स में था, वहाँ पे एक मीटिंग हुई, ठीक है, ऑन 18 जनवरी 1871. तो उस मीटिंग में क्या हुआ कि आपका जो विलियम वन था, जो कि किंग था प्रूशिया का, जो कि एक स्टेट थी जर्मनी की, ठीक है, उसको पूरे जर्मन एम्पायर का राजा घोषित कर दिया था, ठीक है, या राजा डिक्लेयर कर दिया था. उसका फुल नेम था केजर विलियम वन, राइट. देन फर्दर मोर, जो आपका प्रूशिया था, उसने एक बहुत ही पॉलिटिकल स्फेयर में भी डोमिनेंस शो करी ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड वेरियस अदर स्फेयर्स ऑल्सो, लाइक इकोनॉमिक स्फेयर में भी उसने बहुत पॉलिटिकल डोमिनेंस शो करी, ठीक है.
अब ये जो न्यू स्टेट थी इसने बहुत ज़्यादा फोकस करा आपकी करेंसीज बनाने में, बैंकिंग सिस्टम को और इम्प्रूव करने में, और जुडिशरी सिस्टम को और लीगल सिस्टम को इम्प्रूव करने में, राइट। सो जर्मनी का ये जो मॉडल था ये पूरे रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए एक आइडियल मॉडल बन गया था। सो आप जो ये वाला रीजन देख रहे हो, ये जो आपका पर्पल रीजन है ये आपका प्रोशिया का रीजन है, ठीक है। वेरास ये जो रीजन है, ठीक है, ये बिलोंग करता है ऑस्ट्रिया को, बट ये कैप्चर ये किसने कंट्रोल कर लिया, किसने कॉन्कर कर लिया, आपके प्रोशिया ने, ठीक है। देन फर्दर मोर जो आपका ये वाला रीजन है ये भी जर्मनी के अंडर आ गया था आपका 1871 में, राइट। देन फर्दर मोर आपका जो ये लाइट ग्रीन वाला रीजन है ये भी आ गया था आपकी जर्मनी के कंट्रोल में ड्यूरिंग 1861, दैट इज़ जब आपका कॉन्फेडरेशन बन रहा था 39 स्टेट्स वाला, राइट। सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो व्हेन वी मूव फर्दर हम देखते हैं कि इटली का जो यूनिफिकेशन था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था इन कंपैरिजन टू जर्मनी, बिकॉज इटली जो था वो स्टार्टिंग से ही डिवाइडेड था आपकी 7 स्टेट्स में, ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक जो स्टेट थी आपकी दैट इज़ सार्डिनिया पिंडमॉन्ट वाला जो रीजन था, सिर्फ वहाँ पे एक इटालियन राजा था। बाकी की जो आपकी 6 रेस्ट ऑफ द इटालियन स्टेट्स थी वहाँ पे डिफरेंट रूलर्स रूल करते थे। दैट इज़ फॉर एग्जांपल जो आपका नॉर्थ वाला एरिया था इटली का वो था आपके ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर, वेयरएज जो आपका सेंटर वाला पोर्शन था वो आपका रूल करते थे पोप्स। अब पोप्स कौन होते थे? पोप्स होते थे जो क्रिश्चियनिटी में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन रखते थे, तो उनको कहते थे पोप्स, और वो रूल करते थे आपके सेंटर पोर्शन पे इटली के, ठीक है। वेराज जो आपका सदर्न रीजन होता था इटली का वो रूल करता था आपका बॉर्बन डायनेस्टी का किंग या स्पेन का किंग, ठीक है। फर्दर मोर आपकी जो इटली थी वहाँ पे हर जगह पे डिफरेंट रीजनल डायलेक्ट्स देखने को मिलते थे। दैट इज़ कोई एक प्रॉपर इटालियन लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। हर जगह के जो हर स्टेट में जो इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोकल वेरिएशंस होते थे। देन फर्दर मोर during 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together Italy coherent program for a unitary Italian republic. So during 1830s आपके जो गिसेप्पे मज़ीनी थे एक रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने ट्राई करा था इटली को यूनिफाई करने का बाय फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटीज़ लाइक यंग इटली, ठीक है, बट ही फेल्ड अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ड्यूरिंग 1831 ऑल्सो एंड 1848 ऑल्सो, ठीक है। तो सिंस अभी हमने पहले देखा कि आपका जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाला जो रीजन था, ठीक है, सिर्फ वहाँ पे आपका एक इटालियन रूलर होता था, तो ऑटोमेटिकली उसने अपने ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम यूनिफाई करेंगे इटली को, ठीक है। सो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो राजा था दैट इज़ विक्टर इमैनुअल टू, उन्होंने सोचा कि हम पूरे इटली को जितनी भी इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस हैं उनको यूनिफाई करके एक सिंगल इटली बनाएंगे, ठीक है। सो इटली की जो एलीट रीजन्स थे उन्होंने डिसाइड करा कि हम इटली को इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, सो दैट ये एक यूनिफाइड नेशन बन जाए। देन फर्दर मोर हम देखते हैं कि आपका जो चीफ मिनिस्टर था कैवर, उन्होंने काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स कंडक्ट करे, ठीक है, और इटली को यूनिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। लाइक फॉर एग्जांपल इसने काफ़ी सारे मूवमेंट्स लॉन्च करे थे, ठीक है, और ये बिलीव करता था कि एक यूनिफाइड इटली जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी इन कंपैरिजन टू एक ऐसी नॉन यूनिफाइड नेशन के लिए, ठीक है। सो ये जो आपके एक चीफ मिनिस्टर जो कैवर थे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंच बोलते थे इटालियन से ज़्यादा। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक अलाइंसेस फॉर्म करते थे, ठीक है, और जो भी गिव एंड टेक वाले जो रिलेशनशिप्स होते थे डिफरेंट नेशन से वो आपका सारा डील करते थे, वो कैवर डील करते थे, ठीक है। एंड फर्दर मोर जो भी हेल्प मांगने वाली चीज़ें होती थी वो भी आपके कैवर डील करते थे। देन सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर कैवर की हेल्प से सक्सेसफुल हो पाया था ऑस्ट्रियन एम्पायर को, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराने में ड्यूरिंग 1859, ठीक है।
फर्दर मोर एक आपके वॉलेंटियर निकल के आए थे गिसेप्पा गैरिबाल्डी, ठीक है, और उन्होंने भी इस रेवोल्यूशनरी फीलिंग को ज्वाइन करा था। फिर ड्यूरिंग 1860 आपके जो इटली जो सोल्जर्स थे या जो भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था आपके किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को, ठीक है, सक्सेसफुली ड्यूरिंग 1860s। सो इटली का जो यूनिफिकेशन था वो कंटिन्यू हो रहा था काफ़ी लंबे टाइम तक, बट ड्यूरिंग 1861 ही आपके जो विक्टर इमानुएल टू हैं उन्हें डिक्लेयर कर दिया था पूरे इटली का एम्परर, ठीक है। बट इटली का यूनिफिकेशन सिर्फ 1860 में कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके आगे भी इटली ने काफ़ी सारी जो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थी उनको अपने अंदर यूनिफाई करा था, ठीक है। बट उससे पहले ही इटली का कंप्लीट यूनिफिकेशन होने से पहले ही 1861 में ही विक्टर इमानुएल टू को पूरे इटली का एम्परर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर जो लोग थे इटली के वो अनअवेयर थे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से, बिकॉज दे वर इलिटरेट, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द जो पीजेंट्स थे वो ये बिलीव करते थे कि ला टालिया विक्टर इमानुएल की वाइफ हैं, ठीक है। उन्हें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा था नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का, बट वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे इटली के यूनिफिकेशन में, किसको, गिसेप्पा गैरिबाल्डी को एंड आपके चीफ कैवर को एंड विक्टर इमानुएल टू को, राइट। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज गिसेप्पा गैरिबाल्डी, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर्स पेपर में, सो ये थोड़ा ध्यान में रखना। देन फर्दर अगर हम देखें ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था वो थोड़ा डिफरेंट था इन कंपैरिजन टू इटली एंड जर्मनी, बिकॉज ये किसी सडन रेवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ था इनका यूनिफिकेशन, ठीक है। इनका जो रेवोल्यूशन था वो एक रिजल्ट था एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस का, बिकॉज जो ब्रिटेन था वो एक सिंगल नेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था, वो 4 डिफरेंट नेशन से बना हुआ था, ठीक है। दैट इज़ द वेलोनिया रीजन, द स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड द ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड और द इंग्लैंड, ठीक है। सो अगर फर्दर मोर हम देखते हैं दैट इज़ कि इनके एथनिक कल्चर्स बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से, ठीक है। इन सब के अपने अपने ओन कल्चर्स थे, ठीक है, और ख़ुद के सबके अपने अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, किसी एक का कोई कॉमन ट्रेडिशन नहीं था। बट जो एक चीज़ थी, जो आपका इंग्लैंड था वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करता था, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर 3 स्टेट्स, राइट। कहने का मतलब ये कि जो आपका इंग्लैंड था वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है, और वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता था, ठीक है, और वो वेल्थ और पॉलिटिकल स्फेयर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस प्ले करता था इन कंपैरिजन टू अदर नेशंस विच आर आपका वेलोनिया रीजन, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, राइट। सो आपका जो इंग्लैंड था उन्होंने पहले से ही अपनी एक पार्लियामेंट बना रखी थी और उन्होंने अपनी पहले से ही पावर सीज कर रखी थी एक मोनार्की फॉर्म में ड्यूरिंग 1688 एंड एट द एंड उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसने उनको डेवलप कर दिया था एज अ फॉर्म ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है। सो इंग्लैंड बिकेम द सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। सो ड्यूरिंग 1777 एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, ठीक है, उसको हम द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 भी बोलते हैं, जिसने फॉर्म कर दी थी एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, राइट। दैट इज़ कि जो स्कॉटलैंड था वो किसके कंट्रोल में आ गया था, आपके इंग्लैंड के कंट्रोल में आ गया था, या इंग्लैंड अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फोर्स करता था स्कॉटलैंड पे, राइट। देन फर्दर मोर आपका जो ब्रिटेनियन पार्लियामेंट थी, ठीक है, वो काफ़ी डोमिनेंट थी। दैट इज़ कहने का मतलब ये कि आपकी जो पार्लियामेंट बनी थी उसमें ज़्यादातर जो लोग होते थे वो बिलोंग करते थे आपके ब्रिटेन से, ठीक है, ना कि आपके स्कॉटलैंड से। इसके अलावा जो और डिफरेंसेस थे वो थे कि आपके जो स्कॉटलैंड था वहाँ पे कैथोलिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है, वेयर एज जो आपका इंग्लैंड वाला रीजन था वहाँ पे आपके जो लोग थे वो बिलोंग करते ब्रिटिश कल्चर से, राइट। सो आप इसके अलावा उनकी जो लैंग्वेजेस होती थी वो भी डिफरेंट होती थी, बट जो इंग्लिश लैंग्वेज होती थी वो ऑब्वियसली डोमिनेट करती थी, तो वो पावरफुल कंसिडर की जाती थी। सो फर्दर मोर आपकी जो
तो स्कॉटिश लोग थे, उनको मना कर दिया था उनकी गैलिक लैंग्वेज बोलने के लिए, ठीक है, या फिर उनकी नेशनल ड्रेस पहनने के लिए, ठीक है, और उनको पहनाया जाता था सिमिलर ड्रेसेस विच वाज सिमिलर टू द इंग्लिश कल्चर, राइट, और उनको बोला जाता था कि आप इंग्लिश में बात करो, ठीक है, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, राइट। सो फर्दर मोर आपका जो आयरलैंड था उसके साथ भी सेम ही बर्ताव किया गया, या वहाँ पे भी ऐसी सेम सिचुएशन क्रिएट करी गई। फिर उसके अलावा जो आपका आयरलैंड था वहाँ पे आपके कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों रहते थे, वेराज जो आपका स्कॉटलैंड था वहाँ पे सिर्फ कैथोलिक्स रहते थे, और आपका जो इंग्लैंड था वहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स रहते थे। बट आयरलैंड में एक डिवीज़न हो गया था आपके कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। सो जो इंग्लिश थे, ऑब्वियसली जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो डोमिनेंट थे स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में, सो आयरलैंड में भी उन्हीं का डोमिनेंस इस्टेब्लिश करा गया। देन फर्दर मोर आपकी जो कैथोलिक्स थे उन्होंने काफ़ी सारे रिवोल्ट करे ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, पर ऑल ऑफ द रेवोल्यूशन, ऑल द मेजर्स वर सप्रेस्ड इवेंचुअली, उनको दबा दिया गया था, ठीक है। सो फर्दर मोर उन्होंने कुछ रिवोल्ट्स भी करे थे लाइक वोल्फ टोन, ठीक है, और इन ऑर्डर टू यूनाइट आयरलैंड, राइट, बट ये सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स फेल हो गए थे, एंड फोर्सफुली इन 1801 आयरलैंड को एक पार्ट बना दिया गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, दैट इज़ जिसका पहले से ही पार्ट था आपका स्कॉटलैंड, अब आयरलैंड भी उसका पार्ट बन गया था। देन दिस ऑल सिचुएशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रिटिश नेशन, राइट। एज अ रिज़ल्ट एक न्यू ब्रिटेनियन फ्लैग बना दिया गया था विच वॉज नोन एज यूनियन जैक, ठीक है, और फर्दर मोर एक नई नेशनल एंथम बना दी थी ब्रिटेन की। देन उसके अलावा उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस कंसिडर कर दी थी, और इंग्लिश को ही मेन रोल कंसिडर करवा दिया था पूरे ब्रिटेन में, ठीक है। सो दिस ऑल लेड टू द फोर्सफुल यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन था वो विलिंग यूनिफिकेशन नहीं था, बट वो फोर्सफुल यूनिफिकेशन था, राइट। सो this was all for today's video. I hope my video helped you little learners. So do like, comment, share and subscribe. Bye bye.